नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं शर्मालॉजी। मकान किराए पर देना और लेना दोनों में ही खूब झंझट होता है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। यह कानून किराए और इससे जुड़े मसलों पर फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। राज्य अपने रेंट कंट्रोल एक्ट में संशोधन करके या फिर जैसा केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है जस के तस वैसे ही लागू कर सकता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मॉडल टेनेंसी एक्ट या कानून क्या है, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर इस वीडियो में इस कानून के तहत आपको क्या कुछ जानकारी मिलने वाली है। वैसे तो इस कानून में किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए ही नियम बनाए गए हैं। एडवांस किराया कितना लिया जा सकेगा, औपचारिक रेंट एग्रीमेंट कैसे बनेगा, रेंट एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने पर क्या होगा, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब इसमें दिए गए हैं। रेंट एग्रीमेंट में होने वाले प्रावधानों को भी स्टैंडर्डाइज किया गया है ताकि कोई मकान मालिक मनमानी शर्तें किराएदारों पर ना थोप सके। और अब जान लेते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में। देश में इस समय किराएदारी से जुड़े मामलों के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 लागू है। इसके आधार पर राज्यों ने अपने कानून बनाए हैं। महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 लागू है, तो दिल्ली में रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 और चेन्नई में अपना तमिलनाडु बिल्डिंग एक्ट, जिसे लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट भी कहा जाता है, इसके तहत 1960 एक्ट लागू है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जमीन राज्यों का विषय है, इसलिए नियम उनके ही चलते हैं। मॉडल कानून केंद्र की एक कोशिश है पूरे देश में एक सा कानून बनाने की। यह उनके लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसके तहत वे अपने नियमों को आकार दे सकेंगे। मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य देश में किराएदारी से जुड़े मामलों के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है ताकि हर आय वर्ग के लोगों को किराए पर मकान उपलब्ध हो सके। यह कानून मकान को किराए पर देने की प्रक्रिया को धीरे धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप से देने की कोशिश भी है। रेंट कंट्रोल कानून, इसमें आखिर क्या खामियां थी जिसे बदलने की जरूरत पड़ी, चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, यह रेंट को कंट्रोल करता था। उसके पीछे का विचार यह था कि मनमाने ढंग से किराया बढ़ाया ना जाए, किराएदारों को घर से बेवजह बाहर न निकाला जाए, और यहाँ तक कि इसका गलत फायदा भी उठाया गया है कई बार, क्योंकि किराएदारों ने मकानों पर कब्जा कर लिया। इससे मकान मालिक किराएदार रखने से भी डरते हैं। जहां तक बात है रेंट कंट्रोल एक्ट की, तो किराएदारों और मकान मालिकों के लिए ये बिल्कुल भी पारदर्शी, पेशेवर और एक बेहतर इकोसिस्टम नहीं देता है। इसमें 2 दशकों से कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। किराए की ऊपरी सीमा भी 1990 के दशक की है, और यही वजह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आज 1 करोड़ से अधिक मकान खाली पड़े हैं। अब तक जो भी रेंट एग्रीमेंट हो रहे थे वो अनौपचारिक होते थे। मकान मालिक मनमाने नियम डालते थे। मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में तो 1-1 साल का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे थे। कानूनी रूप से जानकार किराएदारों से डील करने में मकान मालिकों को दिक्कत भी आ रही थी। पुराने रेंट कंट्रोल कानून राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं। दक्षिण मुंबई जैसे इलाकों में जहां प्रॉपर्टी पर कई दशकों से किराएदारों का कब्जा है, किराएदार बेहद कम किराए पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर बैठे हैं। तो ये हमने जान लिया कि पुराने एक्ट को आखिर क्यों बदलने की जरूरत पड़ी, उसमें क्या कुछ खामियां थी। अब जान लेते हैं कि किराएदारों और मकान मालिकों के लिए इस नए एक्ट में क्या होने वाला है। पुराने रेंट कंट्रोल कानूनों में ऊपरी सीमा होने से मकान मालिक बरसों बाद भी काफी कम किराया पा रहे थे। नए कानून में किराए की सीमा तय नहीं की है, पर रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य किया है। इसे जिले की रेंट अथॉरिटी में सबमिट करना होगा। किराएदारी का एग्रीमेंट या कोई भी दस्तावेज जमा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो राज्य में प्रचलित भाषा में भी उपलब्ध होगा। यह एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताएगा भी और विवादों से बचाएगा भी। मौखिक एग्रीमेंट को मान्यता बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। किराएदारों को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जो 2 महीने के किराए से अधिक नहीं होगा। गैर आवासीय संपत्ति के लिए 1 महीने का किराया डिपॉजिट हो सकता है। अगर किराएदार परिसर का दुरुपयोग करता है तो रेंट कोर्ट मालिक को प्रॉपर्टी पर फिर से कब्जा करने की अनुमति देगा। दुरुपयोग में
अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधि, समुदाय को नुकसान पहुंचाना या पड़ोसियों को परेशान करना शामिल किया गया है। किराएदार एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने के बाद भी मकान खाली करने से इनकार करता है तो मकान मालिक पहले 2 महीने दोगुना और उसके बाद 4 गुना किराया वसूल सकता है। और अब आ जाती है बात कि इस नए कानून को किस आधार पर केंद्र सरकार ने बनाया है। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल मिशन यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या PMAYU लॉन्च होने से पहले 2015 में यह तय किया गया था कि 2 करोड़ घर बनाए जा रहे हैं, उनमें से 20% किराए के लिए होंगे। यह फैसला केंद्र की रेंटल हाउसिंग पर बने टास्क फोर्स की 2013 की रिपोर्ट के आधार पर था। इसमें कहा गया था कि अफोर्डेबल ओनरशिप हाउसिंग के बजाय सीधे सीधे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कमजोर तबकों से जुड़ी परेशानियों को दूर करेगी और आर्थिक वृद्धि के रास्ते खोलेगी। केंद्र सरकार ने PMAYU में रेंटल कंपोनेंट के लिए 6,000 करोड़ रुपए रखे हैं। रेंटल हाउसिंग स्टॉक बनाने में होने वाले खर्च में 75% हिस्सा केंद्र का करेगा और बची हुई राशि राज्य या शहरी स्थानीय निकाय या फिर NGO या CSR गतिविधियों के जरिए जुटाया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि ज़मीन राज्यों का विषय है, इसलिए उन पर जो भी कानून लागू करने हैं वो राज्य का ही विषय होता है और उन्हीं की चलती है। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि क्या राज्यों के लिए इस कानून को लागू करना बिल्कुल ज़रूरी होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने रेंट कंट्रोल कानून में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं या नए कानून को लागू कर सकते हैं। यह नियम बाध्यकारी नहीं है। इस वजह से किराएदारी से जुड़े मसले राजनीतिक इच्छा शक्ति से ड्राइव होते हैं। नए कानून में 3 स्तरों पर विवादों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर रेंट अथॉरिटी बनानी होगी। राज्यों को समय, संसाधन और प्रयास करने होंगे, तब जाकर यह बन सकेगी। यह निचले स्तर की जुडिशनरी का बोझ कम करेगा। मॉडल एक्ट नए मामलों पर लागू होगा, पुराने पर नहीं। अगर कोई पुराना विवाद है तो वह पुराने कानूनों के तहत ही हल होगा, उन पर नया कानून लागू बिल्कुल नहीं होगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताता चलूं कि आखिर यह इकोनॉमी के लिए किस तरह फायदेमंद है। सरकार का मानना है कि यह कानून रेंटल हाउसिंग के मार्केट को फॉर्मलाइज करेगा, खाली संपत्तियों को किराए के लिए उपलब्ध कराएगा, रेंटल यील्ड बढ़ाएगा, परेशान करने वाली पॉलिसी दूर करेगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर करेगा और इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ाएगा और अनुशासन लाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा एक और नई इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट लाता रहता हूँ।